हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग। इससे प्रीवियस वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, आइसोटॉप क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मॉलिक्यूल क्या होता है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सब हमने उस वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में कि किस तरह से हम सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एएमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या फिर एएमयू शॉर्ट में। और क्या बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, इसमें ना एक स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, मतलब अगर हमें किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है हमें। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, C12 आइसोटॉप। ये मैं समझाती हूँ क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आइसोटॉप क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, उस और एग्जांपल क्या बताया था मैंने, कार्बन का ही एग्जांपल बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में। सपोज करो ये कार्बन के तीनों एलिमेंट्स ले लिए, तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि तीनों कार्बन के ही हैं, और मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, जैसे इसका 12 है, इसका 13, इसका 14। इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप। अब इसका जो C12 आइसोटॉप होता है ना कार्बन का, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मतलब एटॉमिक मास निकालने के लिए। अब देखो, सपोज करो ये मैंने C12 आइसोटॉप बना दिया, इसको मैंने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड करा इक्वली। 1, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करा, इसका एक पीस अलग कर दिया, इसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड करा, इसके एक पीस को मैंने बाहर निकाल लिया। ये क्या हुआ, 1/12 ऑफ C12 आइसोटॉप। इसको हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, 12 पीसेस में डिवाइड करा, इसका जो 1 पीस है ना, मतलब 1/12 पार्ट होता है जो C12 आइसोटॉप का, उसको हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। इसको देखो, अब ये देखो, अगर हम नॉर्मल मार्केट में वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हैं, हमें कुछ भी तुलवाना है कि 1 किलो 2 किलो, तो शॉप वो किस तरह से मेजर करके देखता है आपको। ये देखो, ये मैंने सपोज करो 2 तराजू बना दिए इस तरह से। अब अगर आपको 2 किलो टमाटर लेने हैं तो आप किस तरह से मेजर करके देगा, वही तराजू होता है उसके पास, वो 1 केजी का वेट डालेगा इसमें, 1 केजी का और डालेगा, ये 2 केजी का वेट है। जब तक ये बैलेंस ना हो जाए वो तो वेट इस तरह से मेजर करेगा। वो यहाँ पे 2 केजी डाला, 2 केजी टमाटर जब बैलेंस हो जाएंगे इसमें, तो पता चल जाएगा कि हमें टमाटर 2 केजी है। इस तरह से बैलेंस करते हैं ना, सेम इसी तरह से एटॉमिक मास में भी होता है। अब ये जो वेट है ये स्टैंडर्ड लिया गया है एक तरह से, 1 किलो का वेट फिक्स है। अगर हमें कुछ भी 1 किलो तुलवाना है तो हम 1 केजी का वेट डालेंगे और दूसरी साइड वो रखते जाएंगे चीज, टमाटर लेने हैं तो जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे तब तक हम वेट डालते जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब केमिस्ट्री में देखो क्या करते हैं, रेफरेंस क्या लिया हमने, 1/12 ऑफ C12 कार्बन, मतलब इसका 1/12 पार्ट, एक पार्ट लिया हमने इसका 1/12 पार्ट C12 का। अब सपोज करो अगर आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे, ये मैंने एक पीस रखा कार्बन 12 का, इस तरह से ऐसे मैं पीसेस ऐड करती जाऊंगी। जब नाइट्रोजन का मेजर करना है हमें एटॉमिक मास, जब तक कि ऐसे 14 पीसेस रखूंगी ना मैं, टोटल 14 पीसेस ऑफ किसके, C12 आइसोटॉप के, मैं 14 पीसेस रखूंगी तो ये तराजू बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें रेफरेंस क्या लेना होता है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप। आइसोटॉप मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है।
इस तरह से हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए, तो इस तरह से हम मेजर करते जाएंगे। सपोज करो अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जैसे ही हम 16 पीसेज ऐड करेंगे तभी तराजू बैलेंस में आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, इस तरह से निकालना होता है। जिस तरह यूनिट क्या होती है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 AMU। ठीक है, या फिर 14 U, डायरेक्ट U भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड क्या लिया, 1/12 ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है, इस तरह से मेजर करते हैं। अगर आपको किसी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास को निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है कि आपके स्टार्टिंग के 20-30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक ट्रिक बता रखी है, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एटॉमिक मास किसी का भी। ठीक है, तो ये तो पूरा कंसेप्ट था एटम का। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। क्या बताया था मैंने, मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से। ये दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया केमिकल बॉन्ड की हेल्प से, अट्रैक्टिव फोर्सेस की हेल्प से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms chemically bonded together, bonded together। ये हो गया मॉलिक्यूल। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे इसमें हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल किसकी हेल्प से बना, हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से। इन दोनों ने जब मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाया तो क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। पहले तो हम लोगों ने एटॉमिक मास निकालना सीखा, अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखो पहला क्या दे रखा है, H2O। H2O का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो क्या होगा 2 into 1, फिर प्लस क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो कितना आ गया 16 + 2, 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया वाटर का एटॉमिक मास। अब किसका पूछा हुआ है, CO2 का। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है, एक का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है तो 2 into 16। इस तरह से जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब इसका देखो Al2SO4 का होल साइज का निकालना है। Al का एटॉमिक मास होता है 27, तो दो Al है तो 2 into 27 प्लस, अब ये देखो होल पे थ्राइस दे रखा है, मतलब इसके पास भी है, सल्फर को भी मल्टीप्लाई करना, ऑक्सीजन को भी। तो मैंने 3 बाहर लिख दिया और होल मतलब बड़ा वो लगा दिया साइन मल्टीप्लाई का। सल्फर का होता है 32, एक ही सल्फर है तो 32 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 ऑक्सीजन है, 4 into 16। अब इस होल को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस का। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, CuSO4.5H2O। इसका देखो, कॉपर का होता है 63.5 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 into 16 प्लस 5 हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में। आयंस क्या होता है, मतलब जिस भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है ना, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, मतलब जो भी चार्ज स्पीसीज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, वो सारे आयंस में काउंट होते हैं। अब देखो इसको, आयंस भी दो टाइप के होते हैं। आयंस मतलब क्या लिख सकते हैं, एनी चार्ज्ड स्पीसीज कॉल्ड एज आयंस। कोई भी स्पीसीज, कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको हम आयंस कहेंगे। आयन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एनायन, एक होता है कैटायन। एनायन का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, माइनस लगा दो यहाँ पे। कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे
Na पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, सॉरी नेगेटिव है ना, जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इस तरह से, मतलब जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है अनायन, ठीक है। और कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे Na2 पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनायन और कैटायन बनते किस तरह से हैं। पहले कैटायन का देखते हैं, कैटायन को हम किस तरह से बना सकते हैं। देखो, अब हम देखेंगे कि हम अनायन या कैटायन को किस तरह से बनाते हैं। पहले कैटायन का देखते हैं, हमें Na पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले तो देखो ये Na का कोई एटम है, इसमें क्या करेंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना उस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो, जैसे मैंने सोडियम का आइटम ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो क्या बन गया, जो लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, कैटायन, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। Cl का ही देख लो, जैसे Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो इलेक्ट्रॉन हम इस साइड में लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो क्या चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव, ये क्या बन गया, अनायन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये था आयन का कंसेप्ट, कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है उसको आयन्स बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव आयन है तो उसको अनायन बोलेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन। नेगेटिव जैसे कोई भी ले लो, F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव, मतलब जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा अनायन, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है जैसे Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये सब हो गए कैटायन। अब कैटायन कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन के लूज करने पे, क्योंकि लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बन गया Na पॉजिटिव। और अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है, Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो Cl नेगेटिव बन गया, ये हो गया अनायन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, आइए देखते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी होता है मतलब एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसको बोलते हैं वैलेंसी। मतलब कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, डेफिनेशन लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम। देखो एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कार्बन का एटम ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ये मैंने आपको बताया था। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, ये सिंबल लिख दिया और 6 इधर लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की साइड लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड लिखते हैं मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 और 4, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने बताया था ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और ये ध्यान रखना, कोई भी एटम को अपना ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आउटर मोस्ट में किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना तो वो स्टेबल हो जाएगा, अगर उसके पास 8 से कम है तो वो गेन करेगा, ज्यादा है तो लूज, मतलब इस तरह से होता है, उसको 8 पूरे करने हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 2 और 4। अब ये 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या आती है, 4। कार्बन की वैलेंसी आ गई 4। दूसरा देखो, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसको हम लिखते हैं 2 और 5 इस तरह से। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इसको कितने और चाहिए अपना कि इसकी स्टेबिलिटी हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी 8 हो जाएंगे इसके पास और ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। एक और देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
इसको हम लिखेंगे 2 और 6 इस तरह से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 8 पूरे करने तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी? 2। इस तरह से निकालते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे। और देख लो, जैसे सोडियम का देखते हैं, चलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 2 8 1। 2 और 8 10 और 1 11 इस तरह से। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो अब ये क्या करेगा 8 पूरे करने के लिए? 7 एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन को गेन कर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, मतलब इसको 8 पूरे करने आउटर मोस्ट शेल में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट में तो 8 है, स्टेबल हो सकता है ये। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो सोचो सोडियम के पास क्या इजी रहेगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो ज्यादा आसान है उसके लिए। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया इसका? 2 8, मतलब आउटर मोस्ट में 8 आ गए ना। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 1। ठीक है, क्या है वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज, कितने गेन करे या कितने लूज करे। इसने एक लूज करा तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 1। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? एक लूज कर देगा तो 2 और 8, आउटर मोस्ट में 8 हो गए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का देखो, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ठीक है, अब ये क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर 7 को लूज कर दे। इसके लिए क्या आसान रहेगा? एक को गेन करना ज्यादा आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। ये क्या करेगा? एक को गेन करेगा, तो भी इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 हो जाएंगे, 8 में वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से वैलेंसी निकालते हैं हम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम, मतलब किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। हमें सबसे पहले क्या करना है? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी जिसका भी पूछा हुआ है हमसे। जैसे कार्बन का पूछा है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले। फिर देखेंगे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कार्बन के पास 4 होते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करना होता है हमें। ऑक्टेट मतलब 8। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। इसमें 8 चाहिए, तो वो 4 लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 4। इसी तरह से बाकियों में करा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अगर ये 2 को गेन कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। इस तरह से निकालना है हमें सभी एलिमेंट्स का। ठीक है, ये होता है वैलेंसी।